गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमने आपसे बताया था हम आपको 10th क्लास की फिजिक्स समझाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में मैथमेटिक्स। तो ये हमारी वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हम आपके पास 5 वीडियो डाल चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो अच्छी ठीक तरह से देख ली होंगी। देखिए, हमारा टारगेट है इस बार कि हम ऐसी वीडियो बनाएं जिससे 10th क्लास का बच्चा जनवरी तक एग्ज़ाम पूरा होने से पहले, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। ये उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके पास में सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। कामकाजी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं घर में काम ज़्यादा होता है या बाहर काम करते हैं, इसलिए अपना टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाती इनकी। आप इत्मीनान से हमारी वीडियो देखिए। जनवरी तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। तो हमने बताया था हम चैप्टर नंबर 10 समझाएंगे। चैप्टर 10 लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दोनों पॉइंट हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। इसमें अगला टॉपिक आता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। देखिए, हमने इसका डायग्राम बनाया था अभी वाला, आपको एक बार यहाँ से समझा देते हैं कि हमने एक ये वाला अवतल दर्पण ले लिया और अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र C है, ये इसका ध्रुव P है और इस वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो रेखा होती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो हमने आपके साथ ये भी बताया था कि फोकस बिंदु जो होता है ध्रुव P और फोकस वक्रता केंद्र C, दोनों के बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं फोकस बिंदु F। दोनों के बीच में होगा, यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी F से लेकर P तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली दूरी भी आपकी 10 सेंटीमीटर ही होती है। और दोनों दूरी को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनेगी आपकी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है इस तरह से होती है, फोकस दूरी की दोगुनी। फोकस दूरी जितनी भी दे रखी है उसको दोगुना कर दीजिए। तो अक्सर एक नंबर में एक सवाल पूछ लेता है इसके अंदर, न्यूमेरिकल किस तरह से पूछता है कि इसकी फोकस दूरी दे रखी है हमको 20 सेंटीमीटर और कहता है इसकी वक्रता त्रिज्या R ज्ञात कीजिए, R बराबर क्या है। या फिर R दे रखी है इसकी, मान के चलिए 15 सेंटीमीटर, तो आपसे कहता है इसकी फोकस दूरी F ज्ञात कीजिए कितनी होगी। इस तरह से सवाल पूछता है, कुछ ही पूछ सकता है सवाल वो। इस सवाल को आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको इस संबंध की जानकारी ठीक से होगी। देखिए, ये हमने आपके लिए ऑलरेडी एक डायग्राम बना दिया था ताकि आप इसको समझ सकें। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है उससे एक बात क्लियर है कि इसकी फोकस दूरी जो होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है और F से लेकर C तक की दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि दोनों दूरी आपस में ये बराबर होती हैं। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर, इसके हिसाब से जैसे हम लेकर चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए जो इसके बीच में संबंध निकल कर आता है वो आता है तुम्हारा R बराबर 2F, यानी R वक्रता त्रिज्या जो होती है इसकी, वो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ की दुगनी होती है, 2 गुणा फोकस दूरी। ये इसका सूत्र होता है, इसके हिसाब से निकल कर आता है। देखिए, ये जो फार्मूला है ये आपके सिलेबस में तो है, लेकिन इसका डेरिवेशन सिलेबस में से हटा रखा है, इस समय सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको इसको नहीं समझाएंगे। हम केवल इतना ही बताएंगे कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। एग्जाम में एक सवाल और पूछता है कि संबंध जो होता है उसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, एक तो इसका रूप ये वाला हो गया R बराबर 2F। एक इस तरह से होता है कि F बराबर R/2, इस 2 को उठाकर इसके बटे में लाएंगे तो बन जाएगा F बराबर R/2। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो होती हैं इसके संबंध का ही एक रूप होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, तो हमें लगता है आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा एक बात और समझाते हैं जो इसके अंदर अक्सर पूछता है। एक सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर दे रखी है 30 सेंटीमीटर,
तो इसकी फोकस दूरी एफ ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दे रखिए, फोकस दूरी पूछ रहा, यानी यहाँ से सी से लेकर पी तक की दूरी दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। तो जानना चाहता है एफ से लेकर पी तक की दूरी कितनी होगी। सीधी सी बात है इसकी, अगर ये पूरा 30 है, ये हाफ पर होता है, तो दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हम सब फार्मूले के थ्रू किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप ये फार्मूला लगाएंगे, चूंकि एफ बराबर आर बटे 2, आर की वैल्यू रख देंगे 30 यहाँ पर सेंटीमीटर बटे 2, और जब 2 से 30 को काटेंगे तो ये संख्या आएगी 15 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी होगी 15 सेंटीमीटर। इस तरह से न्यूमेरिकल आता है। या इस तरह पूछ सकता है ये कि मान के चलिए अगर एफ दे रखा 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या आर ज्ञात कीजिए, आर बराबर क्या। देखिए आपको फार्मूला मालूम है, आर बराबर जो होता है वो होता है 2f, यानी 2 गुणा एफ। आप 2 गुणा एफ का मान लिख देंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा आपका 10 दूनी 20, यानी 10 टू जा 20 सेंटीमीटर। तो अब आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। एक नंबर पूछ सकता है, इस रूप में पूछे, इस रूप में पूछे या इस रूप में पूछे। एक नंबर पूछता है इसके लिए कि इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो आप बता दें कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, ये रहा हमारा अब का टॉपिक। इससे अगला टॉपिक जो आता है, आप हम इसे इरेज किए देते हैं, आपके समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद में पूछते हैं यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इसका, मेन टॉपिक है इसका ये। देखिए अगर किसी दर्पण के सामने वस्तु रखने पर जो प्रतिबिंब बनते हैं, तो उस प्रतिबिंब की स्थिति किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। यानी दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हमने आपको दोपहर दिखाए थे। पिछली वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण के बारे में समझाया था। ठीक है, देखिए ये अवतल दर्पण होता है, इसके उभरे भाग पर पॉलिश होती है, और जो दबा भाग होता है चिकना या चमकदार होता है। यदि इससे बनने वाली प्रतिबिंब की बात करें तो ये हमारा पेन है, हमने इसे इसके सामने रखा, तो इसकी तस्वीर आपको इसके अंदर दिखाई दे रही होगी। जैसे जैसे इसको यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ाते हटाते चले जाएंगे, इसके आकार बड़ा होता चला जाएगा। पेन का आकार इसके अंदर जो चित्र मतलब प्रतिबिंब होगा बड़ा होता चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि धुंधला दिखने लगता है ये, इसके पीछे और जब लेकर जाते हैं तो ये आपको दिखनी बंद हो जाएगी। उसके पीछे और ज़्यादा लेकर जाते हैं इसको हम, तो ऐसी कंडीशन में आपको चित्र जो दिखाई देगा ये उल्टा दिखाई देता है, यानी इसका चित्र जो दिखाई देगा वो एकदम उल्टा दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर इसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। 6 स्थिति से जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे इसके अंदर कि प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। अवतल दर्पण से या किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो अगला टॉपिक आता है आपका दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। हेडिंग डालते हैं यहाँ पर हम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कुल मिलाकर 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। आपको ये 3 नियम याद हो गए, तो इसके बाद जो बनेंगे 6 डायग्राम, यानी एक अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण के सामने जो हम वस्तु को रखेंगे कुल मिलाकर 6 स्थितियों में रखेंगे। ये इसका फोकस बिंदु एफ हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया। तो एक तो वस्तु रखते हैं यहाँ पर हम अनंत पर दोबारा वस्तु जो रखी जाती है दूसरे कंडीशन में वस्तु वो रखी जाती है वक्रता केंद्र सी से दूर। तीसरी कंडीशन में वस्तु रखी जाती है वक्रता केंद्र सी के ऊपर। चौथी कंडीशन में जो वस्तु रखी जाती है वो सी और एफ के बीच में। और 5वीं कंडीशन में वस्तु रखी जाएगी फोकस बिंदु एफ के ऊपर। ये 5वीं कंडीशन होती है। और 6ठी कंडीशन होती है दर्पण और ध्रुव के, दर्पण और मतलब दर्पण का ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में वस्तु रखी जाती है। तो कुल मिलाकर 6 डायग्राम जो बनते हैं वो अवतल दर्पण से बनते हैं। और उत्तल दर्पण से सिर्फ 2 डायग्राम या केवल 1 डायग्राम बनता है, सिर्फ 1 डायग्राम बनता है उससे, जो आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो 6 डायग्राम ये वाले, 7वां डायग्राम उत्तल दर्पण का। तो इन 7 में से 1 डायग्राम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वही बच्चा इसको ठीक से बना पाएगा जिसको तीनों नियम ठीक से आते होंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, क्योंकि हमारी हेडिंग है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम।
गोलीय दर्पण जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कुल मिलाकर हमारे सामने जो होते हैं ये दो लेंस होते हैं ये। तो इसके बनाने के जो होती है कुल मिलाकर तीन नियम होते हैं। देखो तीन नियम हम आपको दो तरह के समझाएंगे, एक तो समझाएंगे एक साथ, एक समझाएंगे तीनों को अलग अलग करके, ठीक है ना। पहले हम आपको समझाते हैं तीनों को अलग करके किस तरह से चित्र बनाते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक तीन दर्पण बनाएंगे। हम इस देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर तीन अवतल दर्पण ले लिए, इसके जिसके पीछे वाले भाग पर यानी उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। हमने यहाँ पर तीन अवतल दर्पण ले लिए और ये कहलाएगी इसकी फोकस दूरी, सॉरी ये कहलाता है इसका मुख्य अक्ष। ये इसका ध्रुव P हो गया, ये इसका ध्रुव P हो गया, ये इसका ध्रुव P हो गया, ठीक है। चित्र वही बच्चा ठीक ठाक बना पाएगा। देखिए दो कंडीशन होती हैं चित्र एग्जाम में डायग्राम बनाने की। डायग्राम वही बच्चा बना पाता है जिसको चित्र बनाना आता है, वरना उल्टा सीधा चित्र या इधर उधर देख कर बना लिया आपने, चित्र तो बन जाएगा पर उसकी क्वालिटी आपके समझ में नहीं आएंगी। हमारे पास में जो सिस्टम है समझाने का वो इस तरह से होता है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये सिर्फ तीन नियम याद कर लेने हैं। अगर तुम ये तीन नियम याद हो गए तो तुम अपने आप डायग्राम बनाना सीख जाओगे। तीन नियम में कैसा आता है, सबसे पहले तो आप इतना याद रखिए कि दर्पण के ध्रुव P से लेकर आपने एक दूरी ले ली, इसे बोलेंगे फोकस बिंदु F। P और F के बीच में एक निश्चित दूरी ले ली आपने, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या इंच में लेंगे तो 1 इंच या 2 इंच या 3 इंच। आप ये दूरी नाप के लेंगे, जितनी दूरी आप P से लेकर F तक लेंगे उतनी ही दूरी F से लेकर C तक लेंगे आप। इस बात को याद रखिएगा। अगर ये दोनों दूरी बराबर हैं तो आपका डायग्राम अपने आप बनेगा। तो आप हर एक डायग्राम के अंदर इस बात का ध्यान रखिए कि दूरी जो लेंगे आप नाप के लेंगे, यानी जितनी आपकी दूरी P से लेकर F तक है उतनी ही दूरी आपकी P से लेकर C तक होनी चाहिए। ये दूरी आप बराबर लेंगे तो आप केवल हमारे नियम से चलना, चित्र अपने आप बनेगा। आप केवल हमारे नियमों को फॉलो करोगे तो डायग्राम आपका अपने आप बन जाएगा। आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और चित्र एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझिए कैसे बनाते हैं। देखिए इसका नियम नंबर 1, ये मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के सामने, यानी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष से समानांतर। समानांतर आप समझते होंगे, समानांतर एक मैथमेटिक्स के अंदर आने वाला वर्ड है जो अक्सर आता है। एक बार मैं आपको थोड़ा इशारा किए देता हूँ। ये जो वाइट बोर्ड टंगा हुआ है, वाइट बोर्ड का तो ये वाला किनारा ऊपर वाला, एक नीचे वाला किनारा, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। यानी अगर दो रेखाएं आपने इस तरह से खींची हैं, दो रेखाएं, और दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान होती है तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। उसे कहते हैं समांतर रेखा। दोनों के बीच की दूरी समांतर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे इसका फोकस बिंदु F कहते हैं। हमने आपको जब फोकस दूरी की डेफिनेशन समझाई थी तब इसके बारे में बताया था। एक बार आपको और समझाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। पहला नियम, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। और देखो दूसरी जो होती है, दूसरी वो ये होती है कि देखिए इसका फोकस बिंदु F है। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से आ रही है, कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से आ रही है, देखो इस तरह से फोकस बिंदु F से आ रही है, तो देखिए इसका उल्टा कीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, फोकस बिंदु F से जाती है। और यदि फोकस बिंदु F से आएगी तो याद कर लीजिए मुख्य अक्ष से समानांतर चली जाती है। अगर फोकस बिंदु F से आती है तो मुख्य अक्ष से समांतर चली जाती है। ये दो नियम आपके हो गए। पहला नियम, यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु मुख्य अक्ष से समानांतर आती है अवतल दर्पण के सामने, फोकस बिंदु F से चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो कि फोकस बिंदु F से आती है
तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये इसका उल्टा है, ठीक, ये इसका उल्टा होता है। और देखो तीसरा नियम इसका ये होता है कि प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र सी से आती है, वक्रता केंद्र सी से आती है, तो याद कर लीजिए, रट लीजिए अच्छी तरह से, वह बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ से आएगी और देखो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इसके 3 नियम होते हैं ये वाले कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है अवतल दर्पण के सामने, फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी, पहला नियम। दूसरा, यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। और जो तीसरी प्रकाश किरण होती है वो जो कि प्रकाशिक केंद्र या वक्रता केंद्र C से आती है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर C से आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये 3 नियम होते हैं इसके। ये इन तीनों नियमों को आप एक बार समझ सकते हैं इस वाले डायग्राम पर। ये उत्तल का नहीं है बल्कि अवतल का ही बनाऊंगा इस डायग्राम को भी। यहाँ पर आपने यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लिया जिसके बैक साइड में पॉलिश हो रही है यहाँ पर, यानी इस वाले भाग पर पॉलिश होती है, इसके बाद उभरे भाग पर। ये इसका F पॉइंट हो गया, ये इसका C पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसमें एक बार में समझ जाएंगे। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजर जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम इसका ये होता है कि यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से आ रही है इस तरह से, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से चली जाती है, ठीक। और तीसरा नियम, यदि प्रकाश किरण ये वाला वक्रता केंद्र C से आती है तो वह जिस मार्ग में आती है, अब परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी एकदम सीधी चली जाती है। तो ये कुल मिलाकर 3 नियम होते हैं इसके, किसके, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब आता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखिए उत्तल दर्पण के बारे में हमने आपको कल समझा दिया था। एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है और उभरा हुआ भाग जो होता है इसका वो चिकना तथा चमकदार होता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। देखिए देखिए हम थोड़ा इसको इस तरह से बनाएंगे डायग्राम को कि ये हमारे अवतल दर्पण हैं, सॉरी उत्तल दर्पण है ये वाले। इसके हमने दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी तो उभरा हुआ भाग जो होता है इसका चिकना तथा चमकदार बन जाता है ये, ठीक। हम इस पर यहाँ पर पॉलिश करेंगे, इस तरह से इसे भी पॉलिश कर देते हैं, यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे यहाँ इसको, ठीक है। जिधर की तरफ इसका दबा हुआ भाग होता है, याद कर लीजिए, जिधर इसका दबा हुआ भाग होगा उस तरफ ही इसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या उस तरफ ही गिनती में आएगी। जैसे कि वस्तु जो रखी इसके सामने रखी हुई है यहाँ पर, ठीक। तो चूंकि दबा हुआ इसका ये वाला है इसका दबा हुआ भाग, तो ये आपका वक्रता केंद्र C होगा और बीच में फोकस बिंदु F होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो होता है तुम्हारा F कहलाएगा और ये वाला इसका C कहलाता है। इस तरह से ये वाला इसका F बिंदु होगा और ये वाला C बिंदु होता है। याद रखिए जितनी दूरी आप P से लेकर F तक लेंगे उतनी दूरी F से लेकर C तक लेते हैं आप। P से लेकर F तक की दूरी C से लेकर F तक की दूरी के बराबर होती है, यानी ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, ये दूरी आपस में दोनों बराबर होती हैं, ठीक। तो हमने आपको अवतल दर्पण में समझाए थे 3 नियम। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। दूसरा, यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और तीसरा, प्रकाश वक्रता केंद्र C से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। इसके अंदर तो वापस लौट जाती है टकराने के बाद, लेकिन यहाँ पर चूंकि इससे ये प्रकाश किरण हमको आती हुई दिखाई नहीं देती, ये प्रकाश किरण हमको आती हुई दिखाई नहीं देती, बल्कि ये जो प्रकाश किरण ये जो होती है ये प्रकाशिक किरणों को फैला देती है, प्रकाशिक किरणों को फैला देती है। अगर आप इसको डायग्राम को यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो देखिए प्रकाशिक किरणों को फैला देती है इस तरह से। ये मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। देखिए आपको थोड़ा डायग्राम दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर इसकी परछाई ये चमक पीछे करने पर फैलती चली जाती है ये, यानी प्रकाशिक किरणों को ये फैला देती है। तो आप इस तरह बोलेंगे, ये
कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण देखिए आएगी इस तरह से, और परावर्तन के पश्चात इस तरह चली जाती है यहाँ से ये, ठीक है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हटती चली जाती है, यानी प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो पीछे की तरफ हटती चली जाती है। तो ध्यान से देखिए, ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण दोनों एक दूसरे से दूर हटती चली जा रही है। देखो इस तरह से एक दूसरे से दूर हटती चली जा रही है, इस तरह से हट रही है, दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। जब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो ये आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। सोचिए, एक आदमी इस तरफ चला जाए और एक आदमी इस तरफ चला जाए और रोड एकदम सीधा हो, तो ये आगे चलकर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। तो इसका एक तरीका ये होता है, इनको थोड़ा पीछे की तरफ मिलाइए, इसको, इस रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाइए यहाँ पर इस तरह से, और इस वाले प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाइए, तो ये दोनों के दोनों फोकस बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम इस तरह से बोलते हैं कि उत्तल दर्पण में यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस बिंदु F से जाती हुई प्रतीत होती है। और देखिए, इसका दूसरा नियम इसका ये वाला होता है कि यदि प्रकाश किरण, इसे देखिए ध्यान से, यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु F की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है, कि देखो इस तरफ आ रही है, यहाँ से ध्यान से देखिए, फोकस बिंदु F की तरफ आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समानांतर चली जाती है। यानी प्रकाश किरण जो कि फोकस बिंदु F की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है, इस तरह से ये। तो ध्यान से देखिए, दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, वाली भी नहीं मिलेंगे आगे चलकर। तो ऐसी कंडीशन में जब इसको पीछे की तरफ मिलाया जाएगा ये, तो फोकस बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आप किस तरह से बोलेंगे, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से जाती हुई प्रतीत होती हैं, और दूसरा फोकस बिंदु F की ओर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें बोलते हैं प्रतीत होती हैं। देखो, ये तो वास्तव में जाती हैं, तो हम दिखा देता है वास्तव में जा रही हैं, और ये वाली जाती हुई प्रतीत होती हैं। और देखो, तीसरा नियम जो आता है इसके लिए आता है कि यदि प्रकाश किरण वक्र केंद्र C की ओर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती है। देखिए, इसको पीछे मिला रहे हैं, तो फोकस बिंदु वक्र केंद्र C पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अगर इस मार्ग में आएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में चली जाती है। देखिए, कुल मिलाकर 6 नियम होते हैं ये वाले। ये 6 नियम में ये 3 नियम आपको ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 6 डायग्राम है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 डायग्राम होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये होता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। आज की वीडियो हम आपकी यहीं तक रखते हैं। हमने आपको 2 चीज़ समझाई है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, और साथ ही साथ अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। जब कल हम आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे, इस अगली वीडियो में जब डायग्राम बनाना सिखाएंगे, तो ये तीनों के तीनों नियम हर एक में अप्लाई होंगे। यानी 3 में से कम 2 नियम हर एक डायग्राम में अप्लाई होंगे, हर एक डायग्राम में 2 अप्लाई होंगे। तो अगर आपको तीनों ये वाले आते हैं तो 6 के 6 डायग्राम आप आराम से बना लेंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इस बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। हम अपना टारगेट जनवरी तक पूरा कर लेंगे, यानी हम जो भी आपका टोटल सिलेबस है 10th क्लास का जनवरी तक पूरा कर देंगे। जो बच्चे देर से शामिल हो रहे हैं इसके अंदर, जो पढ़ नहीं पाते किसी वजह से, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपसे वचन देते हैं, वादा करते हैं कि हम टाइम पर आपका सिलेबस पूरा कर देंगे। आप देखते रहिए, याद करते रहिए। आज का वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। धन्यवाद। सभी को हमारा नमस्कार, आदाब।